हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाई सोनू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पीपीएम के बारे में एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन जो है आपके कॉलेज से सजेस्टिव रीडिंग के तौर पर दिया गया था। 8 क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपका एग्जाम में 4 क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आपको करना था। और मैंने जिस 2 क्वेश्चन को बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक था मैस्लोज नीड्स थ्योरी ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दोनों ही मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था और ये 2 ही आए थे, मतलब आए थे 4, आपने 2 ये कर दिया होगा। उम्मीद करते हैं आपका पीपीएम का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और इसके अलावा आपका एफए 1 का भी एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। एफए 1 में भी कंसाइनमेंट और सेल बैलेंसिंग से सवाल आया था, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल था। सेल बैलेंसिंग से भी सवाल था, तो आप उसे अच्छी तरह से कर दिए होंगे और आपका एग्जाम जो है ओवरऑल बहुत अच्छा रहा होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए, काफी लोगों का ये डिमांड है कि सर मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी लेकर के आइए क्योंकि एग्जाम है 13 तारीख को। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए, आपका जो कॉलेज से 8 क्वेश्चन इसमें भी मिला हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम जो है 13 तारीख को मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा से जाए। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट को सबसे पहले हम 2 भागों में बांट देंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें 2 सब्जेक्ट है। ये देखिए, तो सब्जेक्ट 2 है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग है और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग है। ये दोनों चैप्टर यानी कि दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ये दोनों चैप्टर के रूप में आपने क्लास 12 में पढ़ा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका बिजनेस स्टडी में था क्लास 12 में, तो वही मार्केटिंग मैनेजमेंट है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते थे। और एचआरएम भी आपने पढ़ा है, स्टाफिंग चैप्टर, स्टाफिंग 12 क्लास में स्टाफिंग जो चैप्टर था उसमें पढ़ा है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा उस समय, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एकदम स्टाफिंग का 2 कॉपी एकदम एचआरएम होगा। कहीं ना कहीं स्टाफिंग एक छोटा टर्म है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कि कोई भी ये दोनों जो टॉपिक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोई नया नहीं है आपके लिए। स्टूडेंट मतलब ये हो जाते हैं, उनको मेंटली वो जो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नया सब्जेक्ट आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों आपने पढ़ा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिससे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 करना रहेगा। टोटल तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 करना रहेगा। तो ऐसे आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन में 1 तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से कर दीजिए और 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कर दीजिए। या आपको लगता है कि दोनों हम ह्यूमन रिसोर्स से करेंगे तो आप किसी से भी कर सकते हैं। और उम्मीद है 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट से और 2 क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। ऐसा ज्यादा चांस है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो किसी एक को इग्नोर करके भी अपना एग्जाम अच्छा से दे सकता है। मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजमेंट को साफ इग्नोर कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स को कर लिया, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 ही देना रहेगा। ठीक है, हाँ अगर ऐसा हो जाए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 में 1 करना रहे और ह्यूमन रिसोर्स में 2 में 1 करना रहे, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप दोनों ही पढ़ें, ठीक है, और जहां से भी क्वेश्चन आए आप करें। तो चलिए बिना देर करते हुए एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को। देखिए, बोल रहा है पहला क्वेश्चन, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और इसके नेचर यानी कि फीचर्स बताएं और इसके क्या महत्व है ये बताएं। तो आइए देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर में मैनेजमेंट होता है किसका? मार्केटिंग एक्टिविटीज का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, बहुत कुछ, ये सब मार्केटिंग एक्टिविटीज है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। और ये क्या करते हैं? कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। क्योंकि मार्केटिंग जो है पहले से बहुत बदल चुका है। पहले मार्केटिंग जो था प्रॉफिट ओरिएंटेड होता था, लाभ कमाने के लिए, लेकिन आज के समय में मार्केटिंग जो है कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। क्योंकि जब तक आप कस्टमर को खुश नहीं कर पाएंगे तब तक आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आपका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा बिजनेस का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल के अनुसार, फ्योल कौन है? तो फ्योल जो है मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर है।
ऐसे पीटर ड्रकर को भी कहा जाता है, एक लड़का पिछले क्लास में बोल रहा था, तो पीटर ड्रकर भी हैं, लेकिन वाइडली अगर बोला जाए, ज्यादा अगर बोला जाए तो वो ये एफडब्ल्यू टेलर नहीं, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को इसलिए बोला जाता है, देखिए ऐसा है कि दोनों में कंट्रोवर्सी है, लेकिन हेनरी फ्योल को इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको किसी किसी किताब में बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो वही हेनरी फ्योल क्या कहते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो पिता है ना, वो है फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के पिता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ फ्योल का बताया है, तो फ्योल के अनुसार देखिए, फ्योल के अनुसार अगर देखा जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज को मैनेज करना। कैसे? थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का फंक्शन यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब है। तो किसी भी चीज का आप प्लानिंग करेंगे तो आपको ये प्लानिंग फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करें या फिर किसी भी न्यू प्रोडक्ट को अगर आपको डेवलप करना है, नया प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, तो पहले मार्केट में ओपिनियन लिया जाता है लोगों का, तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, फिर लोगों का ग्रुप बनाया जाता है ताकि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अलावा उसे किस तरह से कस्टमर तक किस प्रोमोशनल टूल्स के माध्यम से पहुंचाया जाए, तो ये सब ध्यान रखा जाता है। तो ये बोल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां प्लानिंग होता है वहां पे कंट्रोलिंग होगा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन समझ में आया होगा। आइए अब इसका पढ़ेंगे नेचर। नेचर का मतलब खासियत क्या है, इसका विशेषता क्या है। तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे पहले तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, आज का जो मार्केटिंग टर्म है, वो एकदम कस्टमर ओरिएंटेड हो चुका है। पहले का प्रॉफिट ओरिएंटेड था, क्योंकि केवल लाभ कमाना उद्देश्य होता था, कस्टमर चाहे कैसा भी सामान दे दिया जाए। लेकिन आज कस्टमर जो है ना चालाक हो चुका है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। पहले क्या होता था, पहले जो होता था हम लोग क्या बोलते थे कि ग्राहकों को सावधान करते थे। इसके लिए एक टीवी में ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। लेकिन आज क्या है, तो आज जो है सेलर लोग सावधान रहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कानून बनाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बना था 1986 में, जिसका मॉडिफाइड वर्जन 2020 में आया। ठीक है, कंज्यूमर ओरिएंटेड, तो इसलिए कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो किस पे फोकस करता है? आइडेंटिफाइंग, यानी कि पहचानने में। क्या पहचानने में? कस्टमर की जरूरतें क्या है, मार्केट में लोगों की इच्छाएं क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट खोज रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। एंड सेटिस्फाइंग, और उसको सेटिस्फाई करता है। उसको जब उनकी जरूरतों को पहचान लेता है तो उस प्रोडक्ट के माध्यम से उनके उनके तक वो प्रोडक्ट को पहुंचा के उनके माने जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड हुआ। अगला गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करने में क्या करता है? हेल्प करता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, और इसके अलावा हेल्प टू जनरेट गुडविल, क्रिएशन ऑफ गुडविल, ये सब जो है। तो इट एम्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सच एज सेल्स, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। इसका एम है, इसका टारगेट रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेल्स बढ़ाना, सेल्स ग्रोथ, और सेल्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड। अगला कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए कैसे, ये लगातार नेवर एंडिंग प्रोसेस। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर ऑन गोइंग एंड नेवर एंड। मार्केटिंग एक्टिविटीज कभी भी खत्म नहीं होता है। आप एक प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे मार्केटिंग, क्योंकि देखिए मार्केटिंग एक्टिविटीज प्रोडक्ट के बनने से पहले शुरू होता है और प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी जारी रहता है। आप देखिएगा कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले पब्लिक से, कस्टमर से ओपिनियन लिए जाते हैं, रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि लोग कैसा प्रोडक्ट खोज रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उसे मार्केट में पहुंचाया जाता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जब बिक भी जाता है तो उसके बाद आप देखते होंगे फीडबैक लिया जाता है। इसके अलावा आपको मान के चलिए फीडबैक के अलावा आफ्टर सेल सर्विस दिया जाता है, खराब हो जाए तो होता है ना। जैसे आप देखिए ना, आप जोमेटो से कोई चीज ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे आकर के मान लीजिए कोई कोई ऐसा डिश है जो पहुंचा करके चला गया,
तो आप जब उसको खा लिए तो आपका मोबाइल में मैसेज आता है कि नमक ठीक था ना, पहुंचने में देरी तो नहीं हुआ। तरह तरह का ये मार्केटिंग एक्टिविटी टूल्स है, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये मार्केटिंग एक्टिविटी टूल्स है। आइए, मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग एक्टिविटी हर कोई थोड़ी कर लेगा, मैनेजर ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो ये मैनेजर का ही काम है, मैनेजरियल फंक्शन है, इसका फीचर्स ये है। तो इट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर में प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको निर्देश देना पड़ता है, तब जाके कंट्रोल किया जाता है, तो मार्केटिंग एक्टिविटी जो है स्मूथली रन करता है, ठीक है। आइए अगला, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज को एडॉप्ट करना, माने परिस्थिति बदलने के साथ उसको मार्केटिंग भी क्या होता है, बदल जाता है। ये देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अब अभी अगर हम मान के चले, तो आपके एरिया में जो लोकल मार्केट होगा, वहां देखिएगा मार्केट में सब जो है ठंडा का कपड़ा बिक रहा होगा, उलन क्लोथ बिक रहे होंगे, स्वेटर, जैकेट, ये सब बिक रहा होगा। लेकिन थोड़ा कुछ महीना के बाद जब गर्मी आएगा तो देखिएगा मार्केट अपने आप चेंज हो जाएगा। वहां पे कॉटन के कपड़े बिकेंगे। इसके अलावा जो मतलब जिसमें थोड़ा सा हवा लगे, गर्मी से लोगों को राहत महसूस हो, ऐसे कपड़े बिकेंगे। फिर बरसात आएगा तो आप देखिएगा छाता, रेनकोट ये वगैरह मार्केट भर जाएगा। दुर्गा पूजा आएगा तो मार्केट में भीड़। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पूजा हो, त्योहार हो, इसके अलावा जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मार्केट बदलता है। तो डायनामिक होता है नेचर के हिसाब से। कस्टमर टेस्ट, लोगों का पसंद क्या है उस हिसाब से। एंड कंपटीशन, कंपटीशन के हिसाब से भी मार्केट बदलता है। जैसे बहुत सारे अलग-अलग जगह के कस्टमर, अलग-अलग तरह का उनका पसंद होता है, उस हिसाब से क्या होता है, मार्केट बदलता है। आइए अगला देखते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका एक फीचर्स ये होता है, डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड प्रोडक्ट डिजाइन। बोला इसमें क्या है, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन। कैसा डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रोडक्ट का कैसा डिजाइन किया जाए, उसका क्या प्राइसिंग हो, उसको किस एडवर्टाइजिंग टूल्स के माध्यम से प्रमोट किया जाए, उसको किस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो इट इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन। फिर उसका बाद उसका प्राइसिंग होगा कि कितना दाम रखा जाए। प्राइसिंग के लिए भी बहुत सारे फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, उन सब का ध्यान रखना होगा। एडवर्टाइजिंग में किस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट का चूज किया जाए, बहुत सारे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, लिफलेट हो जाता है, इसके अलावा बैनर हो जाते हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके अलावा वो थिएटर हो गया, बहुत सारा। तो एडवर्टाइजिंग टूल्स का प्रयोग किया जाए। और किस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने पढ़ा होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, उन सब में किसका चॉइस किया जाए, ये बताता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें। प्रॉफिट ओरिएंटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। इट एम एट प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एफिशिएंटली। कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करके अपना प्रॉफिट को बढ़ाना इसका मेन मकसद है। तो ये एक फीचर्स है। तो उम्मीद करते हैं आपको फीचर समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। मैंने एकदम इजी वे में वन लाइनर के तौर पे लिख दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर एज अंडर। आइए, इसका महत्व क्या है, महत्व मतलब एक तरह से इसका क्या रोल है, रोल जो क्या भूमिका है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। ये हेल्प करता है कस्टमर की जरूरतों को पहचानने में और उनको सेटिस्फाई करने में। ठीक है, कि कस्टमर क्या चाह रहा है, उसको पकड़ा जाए, यानी कि पकड़ने का मतलब उसको कैच किया जाए, उसकी इच्छाओं को, और उसको जरूरतों को पूरा करने का कोशिश किया जाए। इट इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के सेल्स को बढ़ाता है, और ऑटोमेटिक बात है कि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। इट हेल्प फर्म फेस मार्केट कंपटीशन इफेक्टिवली। ये फर्म को हेल्प करता है मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए। क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स आ चुके हैं। लोग मार्केटिंग के माध्यम से जो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या इजिली बेच देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, तो एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग मार्केटिंग टूल्स ने किसी किसी कंपनी का तो जीवन बदल दिया। आपने दो प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, मैं आपको बता दूं। एक प्रोडक्ट है डिटॉल, डिटॉल, ठीक है, डिटॉल। और एक है सेवलॉन, सेवलॉन। बहुत पहले, अभी भी डिटॉल है लेकिन सेवलॉन बहुत कम देखने को मिलता है। जब सेवलॉन मार्केट में आया था ना,
तो डिटॉल का मार्केट पूरा डाउन हो चुका था, पूरा खराब हो चुका था। और डिटॉल और सेवलॉन का एक खास बात जानते हैं क्या था? कि डिटॉल को आप जहाँ पे लगाएँगे ना, वहाँ पे एक जलन होगा, जलन टाइप का, जिस भी बॉडी के जिस जगह पे आप उसे लगाएँगे जलन होगा। लेकिन सेवलॉन में ऐसा नहीं होता, जबकि काम दोनों सेम करता था, काम दोनों सेम करता है। सेवलॉन लगाने से जलन नहीं होता था। तो एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा आया जिसने डिटॉल के गिरे हुए मार्केट को उठा दिया। कैसा एडवर्टाइजमेंट? तो एक एडवर्टाइजमेंट आया, जलेगा तभी तो चलेगा, जलेगा तभी तो चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लोगों की मेंटालिटी यानी कि क्या बैठ गया उन लोग के दिमाग में कि अच्छा हम लोग के देश में तो ऐसा ही ना होता है। लोग सोचते हैं कि अरे यहाँ पे लगाने से तो ये जला नहीं, लग रहा है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है और जो जलेगा इसका मतलब काम कर रहा है। ऐसा ऐसे मानसिकता वाले हम लोग खुद ऐसे मानसिकता से रहता है कि अरे जला नहीं, जलेगा तभी तो काम कर रहा है इसका मतलब, ये चीज़ होता है। जैसे आप देखे होंगे कोविड के टाइम में जब कोविड का इंजेक्शन लगता था, तो किसी को बुखार आ जाता था, किसी को बुखार नहीं आता था। तो हम लोग क्या बोलते थे, तुमको बुखार आया? नहीं आया, तब लग रहा है तुमको इंजेक्शन सूट नहीं किया। अब बताइए ना ये कौन-सी मेंटालिटी है? तो सेम चीज़ डिटॉल का मतलब मार्केट को पूरा उठा दिया सेवलॉन वापस से क्या हुआ, गिरने लगा और आज भी बहुत कम देखने को मिलता है सेवलॉन। तो एक एडवर्टाइजमेंट ने क्या किया, कंपनी को बचा लिया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है? अब देखिए आगे। इट इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, इंश्योर करता है कि हर एरिया में प्रॉपरली गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि देखिए अब आप किसी चीज को अगर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मान के चलिए उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, जैसे खरदा या टीटागढ़ एरिया में अगर करते हैं मान लीजिए, अब वो गुड्स वो कंपनी फिर यहाँ पे अगर 10 दिन तक ना भेजे तो लोगों को उसका आदत लग जाएगा। तो लोग बोलेंगे अरे ये कंपनी का कभी मिलता है, नहीं मिलता है, लोग आपको भूल जाएँगे, आपकी कंपनी को भूल जाएँगे। ठीक है? तो यही चीज़ है। तो ये इंश्योर करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट हेल्प इन मार्केट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये मार्केट को बढ़ाने में, उसके विकास में, उसके वृद्धि में क्या करता है, हेल्प करता है। मार्केट एक्सपेंशन मार्केट बढ़ाता है। देखिए मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कोई पर्टिकुलर प्लेस कि आपके इलाके में बाजार है वो मार्केट है, नहीं। मार्केट का मतलब आपके कंपनी के कस्टमर जिस एरिया में भी रहते हैं वहां तक आपका मार्केट है। मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, मान लीजिए कोई ऐसा है जो मान लीजिए नेहट्टी से जो है वीडियो देख रहा है, मान के चलिए नेहट्टी से, वो बैरकपुर ऐसे में पड़ता है, नेहट्टी से वीडियो देख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरा जो भी ये चैनल है इसका मार्केट जो है नेहट्टी तक फैल चुका है। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं मार्केट कितना दूर तक फैला हुआ है। तो हेल्प इन मार्केट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मार्केटिंग के माध्यम से मार्केट फैलता है और उसका ग्रोथ होता है। इट इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गुडविल, ये कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, प्रॉफिट के माध्यम से ही गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा। ठीक है? इट सपोर्ट प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये क्या करता है, प्रोडक्ट प्लानिंग में हेल्प करता है कि कोई हमको नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या प्लानिंग करें। जैसे मान के चलिए ये पेन, खैर ये तो इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिससे मैं ये लिख रहा हूँ। मान लीजिए पेन कितना सुंदर है, ये हाथ में एकदम इजिली पकड़ ले रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं, मतलब इसका जो साइज वगैरह है ठीक है। मान लीजिए यही पेन अगर बहुत बड़ा सा रहता तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के कैसे लिखते, ठीक है? तो कोई भी चीज एक सुटेबल होना चाहिए, ठीक है? तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की लोग है, ज्यादातर वो लोग फुचका खाती है, ऐसे लड़के भी खाते हैं, तो फुचका का साइज जो है कितना छोटा होता है जो आराम से एकदम खाया जा सके एक बार में। वही फुचका का साइज अगर बड़ा हो जाए, काट-काट के खाना पड़े तो सोचिए कैसा होगा। तो उसका एक साइज है, वो प्रॉपर जो है कस्टमर के मतलब सपोर्ट के लिए, कस्टमर जो है इज़िली उसको कंज़्यूम कर पाए, बनाया जाता है। ठीक है? इट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी कंपनी की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान देता है, तब जाकर के उस कंपनी का ग्रोथ होता है, यानी कि कुल मिला के ओवरऑल ग्रोथ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत वाइटल क्वेश्चन है और एकदम लिख लीजिए, 90% से भी ज्यादा चांस है ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप ये कर लेंगे, ये मिलेगा ही मिलेगा। आइए, ऐसा नहीं है आपको पढ़ना सब है, ये मैंने बोल दिया तो नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पीपीएम में कहा था, जो बोला इंपॉर्टेंट वही आया, लेकिन पढ़ना सब था। आइए इसके बाद देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, डिस्कस इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बोला गया है। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि एक कस्टमर किस तरह से एक्ट करता है। एक जो कस्टमर है
किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले तरह-तरह की बातें अपने दिमाग में सोचता है कि मैं इस तरह का प्रोडक्ट लूँगा, मैं उस तरह का प्रोडक्ट लूँगा। तो इस तरह से तरह-तरह की बातें उसे उसके दिमाग में आती है कि इस ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, तो वो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। बहुत अलग-अलग कस्टमर की अलग-अलग सोच है। उन सोच के आधार पे, उन मेंटालिटी के आधार पे वो अपने एक्टिंग करता है, यानी कि प्रोडक्ट को खरीदने का। एक्टिंग का मतलब यहाँ कोई फ़िल्मी एक्टिंग नहीं करना है। एक्टिंग करना मतलब हरकतें करना। वो सोचता, उसका दिमाग में क्या बिहेवियर, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। एक कस्टमर मतलब एक्टिंग ऑफ कस्टमर बिफोर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को खरीदने से पहले कस्टमर जो एक्ट करता है उसे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। उसके दिमाग में ये सब एक्टिंग होता है। ये देखिए क्या होता है। जैसे कभी-कभी होता है ना, हम लोग दुकान में जाते हैं, बोलते हैं एक जीन्स दिखाइए, एक शर्ट दिखाइए, तो देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये तो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, मज़ा नहीं आया यार। ये ऐसे ही तो दुकानदार बोलता है आपको कैसा मज़ा चाहिए? तो कहने का मतलब आपको वो समझ पा रहा है, वो देख पा रहा है कि इसका थोड़ा बिहेवियर जो है मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से जैसा आपका होगा। कुछ लोगों को पुराने चीज़ ही पसंद आते हैं, तो इसका मतलब वो ट्रेडिशनल ट्रेंड पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है जीन्स वगैरह पहनते हैं अधिकतर, कुछ लोग जो है कुर्ता-पैजामा पहनते हैं, वो ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, तो अलग-अलग बिहेवियर, ठीक है? नेता लोग को आप देखिएगा अक्सर खाली व्हाइट पहनते हैं, तो नेता लोग का बिहेवियर जो व्हाइट क्लॉथ के प्रति ज़्यादा है, ठीक है? तो वही चीज़ है। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर से पता चल जाता है कस्टमर कैसा प्रोडक्ट खोजेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पंडित है, जो पूजा वगैरह कराता है, तो वो दुकान में जाएगा तो अक्सर लोग समझ जाते हैं, अरे जो लोग जानते हैं, अरे ये तो पंडित जी, तो इनको कुर्ता पैजामा धोती दीजिए, ये यही सब खोजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडर्न ट्रेंड में कुछ-कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, ठीक है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक बाइंग डिसीजन एंड यूज प्रोडक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ, इसमें स्टडी किया जाता है हाउ पीपल मेक, यानी कैसे लोग अपने बाइंग डिसीजन, प्रोडक्ट के बाइंग डिसीजन को करते हैं, कि किस तरह का प्रोडक्ट लेंगे, क्या सोचते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, फिलिप कोटलर यही है मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर, ठीक है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस। कंज्यूमर बिहेवियर जो है कुछ प्रक्रियाओं का स्टडी है। इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? व्हेन इंडिविजुअल, यानी कि कोई व्यक्ति, और ग्रुप, यानी कि व्यक्तियों का समूह सेलेक्ट करता है, परचेज करता है, यूज करता है और डिस्पोज करता है। किसी चीज को सेलेक्ट करता है, पहले सिलेक्शन होता है, फिर परचेज होता है, फिर उसका यूज होता है, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। प्रोडक्ट, किसको? प्रोडक्ट को, या तो सर्विस को, या तो आइडियाज को, या तो एक्सपीरियंस, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, इट इन्वॉल्व द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन द यूज ऑफ प्रोडक्ट, आइडियाज, सर्विसेज, एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो कहने का मतलब वो नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसके वजह से इसे ही क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा एक चीज आपको बता दें, कभी भी अगर बोला जाए क्वेश्चन में डिफाइन वर्ड ना, तो कोशिश करें किसी न किसी के अकॉर्डिंग जो कहा गया उसको लिखने का, ये डेफिनेशन लिखने का। ऊपर में मैंने एक फ्यूल का डेफिनेशन बताया, ये कोशिश करें। इसको भी लिखें लेकिन कोशिश करें इसको भी लिखने का, ठीक है? आइए, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्या नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का देखते हैं। पहला नेचर, वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, यानी कि एक कस्टमर दूसरा कस्टमर का जो बिहेवियर है वो अलग होता है। देखिए कैसे, सम आर डीपली इन्वॉल्व, सम आर नॉट, वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चर, लाइफ स्टाइल, सोशल क्लास एटसेट्रा। कुछ लोग कल्चर, सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल में डीपली इन्वॉल्व होते हैं। वो ट्रेंड के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से अपने पसंद को बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, उनको मतलब उस उतना इन्वॉल्व नहीं होते, उनको जो दिया जाए, जो अच्छा लगे, वो नॉर्मल चीज़ें खरीदते हैं। तो सम आर डीपली इन्वॉल्व, सम आर नॉट, वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चर, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास एटसेट्रा। तो अलग-अलग कस्ट आप देखिए ना, आप और आपके दोस्त या आप और आपके भाई, अलग-अलग लोग जो हैं, अलग-अलग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अलग-अलग उनका सोच है। कोई अगर मान लीजिए खूब अच्छा ट्रेंड पसंद करता है, तो कोई मतलब पुराना ट्रेंड पसंद करता है, तरह-तरह के सोच है। वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। जैसे देखिए क्या, इन आवर सोसाइटी सम प्रोडक्ट आर यूज इन लार्ज क्वांटिटी। सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बड़े मात्रा में यूज किए जाते हैं। वेयर सम आर लेस क्वांटिटी, कुछ यूज ऐसे किए जाते हैं जो कम मात्रा में। जैसे आपके इलाके में मान लीजिए, अगर अधिकतर घर में मान लीजिए एरियल डिटर्जेंट पाउडर का यूज होता है, तो किसी इलाके में घड़ी डिटर्जेंट का यूज होता है।
तो तरह तरह का जो लोगों का सोच है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या होता है, वेरी करता है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलिए कि अगर साउथ इंडिया में जाइएगा तो नाश्ते के रूप में इडली सांभर, वो क्या बोंडा, ये सब क्या होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं। तो वहीं अगर आप मान के चलिए अगर महाराष्ट्र में चले जाइएगा तो क्या पाव भाजी और पता नहीं क्या-क्या सब होता है, ठीक है? बंगाल में जो है लूची, कचौड़ी ये सब जो है क्या-क्या चलता है, ठीक है? आइए अगला, वेरीज़ फ्रॉम ज्योग्राफिकल रीजन। यहाँ पे थोड़ा एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, ये जो रीज़न लिखा है ना, ये रीज़न का मतलब तो हो गया कारण, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये रीज़न होगा, ये रीज़न, रीज़न का मतलब क्षेत्र, रीज़न, ठीक है? रीज़न। तो वेरीज़ फ्रॉम ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये वेरी करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। कंज्यूमर बिहेवियर आर वेरीज फ्रॉम द ज्योग्राफिकल कंडीशन, लाइक रूरल पीपल यूज सैचेट बट अर्बन पीपल आर यूज बॉटल। कहने का मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर बिहेवियर आर वेरीज फ्रॉम द ज्योग्राफिकल कंडीशन। गांव के लोग किसी भी चीज को सैचेट यानी कि पाउच, सॉरी वही पाउच ही होता है, लेकिन आप वो पाउच मत समझ लीजिएगा, ठीक है? वो पैकेट वाला सामान यूज करना पसंद करते हैं, जबकि शहर के लोग अधिकतर किसी भी चीज के लिए बॉटल का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन ऐसे भी आप सोचे ना, गांव के लोगों का जो ट्रेंड है वो थोड़ा अलग होता है, उनका पसंद अलग होता है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होता है, लेकिन जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनकी मेंटेलिटी अलग होती है, तो अलग-अलग तरह से होता है, ठीक है? तो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अब आप एक चीज देख के चलिए कि किसी भी जगह का मान लीजिए परचेजिंग पावर ज्यादा है। जैसे अगर हम लोकल एरिया में बात करें, अगर आप इस बंगाल में जिस एरिया में जैसे हम तो रहते हैं मान लीजिए टीटागढ़ एरिया में, तो टीटागढ़ एरिया जो है एक जूट मिल बाहुल एरिया है, तो यहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर वैसा नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे कि इसके मार्केट में, हमारे यहाँ के मार्केट में चीप में सामान मिलता है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी लो होता है। लेकिन वही अगर इसके दूसरे तरफ बात किया जाए, सोदपुर के तरफ जाइए तो थोड़ा प्रोफेशनल लोग रहते हैं, तो वहां पे क्या है, मतलब कॉस्टली सामान मिलता है, कोई भी चीज कॉस्टली होता है, लेकिन वो ब्रांडेड मिलता है वहां पे, ठीक है? तो खैर जहाँ के लोगों के लिए जैसा सुविधा हो जाए, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से क्या हो जाता है, ये वेरी करता है कंज्यूमर का बिहेवियर। वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी करता है। देखिए कैसे, कैसे टाइम टू टाइम, अब मान के चलिए अभी आपका मान लीजिए आपका पास आर्थिक तंगी है, पैसे की कमी है, तो आप मान के चलिए साइकिल चलाते होंगे। जब थोड़ा-सा पैसा आ जाएगा तो आप बाइक ले लेंगे, और पैसा आ जाएगा तो आप कार ले लेंगे। तो कल आपके पास जैसे-जैसे पैसा आएगा ना, तो आपका अंदर एक गर्मी आएगा, अजीब टाइप का गर्मी। मतलब ऐसा नहीं कि पसीना होगा, एक अंदर में एक अजीब टाइप का गर्मी आता है पैसा का। ये देखिए, समटाइम्स इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। कभी-कभी क्या होता है, कंज्यूमर का इनकम अचानक से बढ़ने लगता है। द कंज्यूमर बिहेवियर आर आल्सो चेंज। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होने लगता है। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप स्ट्रीट फूड पसंद करते थे। स्ट्रीट फूड, जैसे कोलकाता में स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। इधर-उधर स्ट्रीट पे आप देखेंगे रास्ते में चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह चलता है। लेकिन जब आपके पास पैसे हो गए तो आप रेस्टोरेंट जाना पसंद कर रहे हैं। आप एकदम मतलब बहुत वीआईपी रेस्टोरेंट जो भी है, एस्प्लेनेड वगैरह में, पार्क स्ट्रीट वगैरह में, वहां पे आप जाना पसंद कर रहे हैं। तो ए कंज्यूमर परचेज अ साइकिल। जब उसके पास कम पैसा रहता है तो साइकिल खरीदता है, देन बाइक, और पैसा बढ़ जाता है तो बाइक खरीदता है, देन कार, उसके बाद वो कार खरीदता है। अब कार में भी उसके बाद वैरायटी खोजने लगता है। इन टोटली डिपेंड ऑन इनकम। ये सब डिपेंड करता है लोगों के इनकम के ऊपर। तो देखिए टाइम टू टाइम वेरी किया, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आया। आइए, इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। और भी बहुत सारे फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये देखिए ना, इसमें इनका फीचर है, a consumer behavior influenced by a various factor like social, cultural and personal। कंज्यूमर बिहेवियर जो है बहुत सारे कल्चर, सोशल, पर्सनल फैक्टर के ऊपर क्या होता है, बदलता रहता है, इन्फ्लुएंस करता है उसको, ठीक है? तो ये जो है हम लोग पढ़ लिए नेचर, कैसा नेचर होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। आइए इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसका क्या महत्व है कंज्यूमर बिहेवियर का। बोल रहा है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। ये कस्टमर के नीड्स को अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति का कैसा मानसिकता है, मेंटेलिटी कैसा है, तो हम उसके नीड्स को समझ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कस्टमर हमारे दुकान पे आता है और हम समझ जाते हैं ये क्या लेने वाला है। तो बिजनेसेस कैन आइडेंटिफाई व्हाट कस्टमर वांट एंड व्हाई दे बाय।
बिजनेसमैन समझ जाते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं और क्यों उसे खरीदना चाहते हैं, तो वो कंज्यूमर बिहेवियर ही तो हेल्प करता है। देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया में जिस तरह के सोच वाले ख्यालात के लोग रहते हैं ना, उनका लगभग सबका मानसिकता सेम हो जाता है, कुछ एक्सेप्शन रह जाते हैं, यानी कि कुछ अपवाद हो जाते हैं। तो उस हिसाब से वो मार्केट वहाँ का डेवलप हो जाता है, ठीक है? तो बंगाल में रहने वाला मछली खाता है, चावल खाता है, तो मछली-चावल यहाँ हो गया। और इसके अलावा आप देखिए देखिए चलिए तो बिहार में रहने वाले लिट्टी-चोखा खाते हैं, फेमस है। तो जो लोग बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, वो लिट्टी-चोखा खाते हैं। तो तरह-तरह के जो है मेंटालिटी है, सोच है। असिस्ट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि कैसा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाए, ये कंज्यूमर बिहेवियर बताता है। हेल्प इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई कस्टमर प्रेफरेंस, ये प्रोडक्ट को डिजाइन करने में हेल्प करता है ताकि कस्टमर को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। इंप्रूव मार्केट स्ट्रेटेजी, यानी कि मार्केट स्ट्रेटेजी को क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। गाइड, ये गाइड करता है डिसीजन ऑन प्राइसिंग, क्या दाम रखा जाए। प्रमोशन टूल्स, किस प्रमोशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। एंड किस डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाए, इसमें भी हेल्प करता है। लोग जो है इस तरह के होते हैं कि कुछ लोग जो है घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं नहीं मार्केट में जाके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग सस्ता प्रोडक्ट पसंद करते हैं, कुछ लोग महंगा प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो ये सब है। एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इंश्योर बेटर सर्विस एंड हैप्पियर कस्टमर। यहां बोल रहा है कि अगर आप कस्टमर के बिहेवियर को इजिली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, एक मिनट, यदि आप कस्टमर के बिहेवियर को इजिली समझ पाते हैं तो क्या होता है, सर कस्टमर हैप्पी होता है, हैप्पियर कस्टमर, कस्टमर हैप्पी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस हुआ, कंज्यूमर के बिहेवियर का पता चल जाने की वजह से वो क्या होता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, उनके नीड्स को अगर सेटिस्फाई किया जाए तो। हेल्प फेस कंपटीशन, ये कंपटीशन को फेस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से कस्टमर के नीड्स को अगर आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो मार्केट आपका कभी खराब नहीं होगा। नोइंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प फर्म कॉम्पीट इफेक्टिवली इन द मार्केट। आप देखेंगे कभी कभी किसी आपके लोकल मार्केट में अगर कपड़ा का मार्केट हो तो जाएंगे वहां पे कपड़े की दुकान बहुत है, लेकिन उस कपड़ा का मार्केट में कोई 1, 2, 4 ऐसा दुकान होता है जो वहाँ के लोगों का फेवरेट हो जाता है। लोग देखेंगे आपके इलाके में चर्चा करते होंगे, अरे ये दुकान से लिए हैं, इस फैशन से लिए हैं, उस फैशन से, नाम में तो लगा होता है ना, इस तरह से, ठीक है? आप भी ऐसा देखते होंगे। सपोर्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, और ये सेल्स में हेल्प करता है और प्रॉफिट में ग्रोथ करता है। टारगेटिंग द राइट कस्टमर इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सही कस्टमर को टारगेट करता है और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कंज्यूमर बिहेवियर्स के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है तीसरा क्वेश्चन में, डिस्कस द मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो है मैक्रो, मैक्रो कहने का मतलब क्या हुआ, मैक्रो कहने का मतलब हो गया कि यहां पर हम लोग ये देखेंगे जो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म और मैक्रो यानी कि व्यापक, व्यापक यानी कि बड़े पैमाने पर, ठीक है, तो बड़े पैमाने पर। तो या तो देखिए सूक्ष्म का मतलब होता है एकदम छोटा, यहां पे छोटा का मतलब छोटा नहीं, जो किसी कंपनी के एकदम क्लोज में है, क्लोज करीबी है, उसको माइक्रो बोला जाएगा। यानी कि जो किसी मार्केट को एकदम नजदीक से, क्लोज से एकदम अफेक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। और जो बहुत ही दूर से या फिर ब्रॉड टर्म है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। ये देखिए the marketing environment refers to the external factor and forces that affect a company's ability to develop and maintain successful relationship with the target customers। बोल रहा मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी शक्तियां हैं, दैट अफेक्ट करती है कंपनीज के एबिलिटी को टू डेवलप मेंटेन, तो क्या डेवलप करने के लिए, तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए टारगेट कस्टमर के साथ। इट इंक्लूड बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, ऐसे भी एनवायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, एनवायरमेंट जो है वो बाहरी तत्व है। आपने पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, उसी तरह से माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है। आइए माइक्रो एनवायरमेंट क्या है, द माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर।
माइक्रो एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जो क्लोज टू द कंपनी एंड अफेक्ट द सर्विस प्रोवाइड टू द कस्टमर। कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसको अफेक्ट करता है, उसे कहते हैं माइक्रो एनवायरमेंट। क्लोज, एकदम क्लोजली अफेक्ट करता है, एकदम नजदीक से। आइए देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा फैक्टर है। बिल्कुल सही है कि सप्लायर, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर भी आप बोल सकते हैं। सप्लायर बिल्कुल मार्केट के करीब होता है, ये अफेक्ट करता है। देखिए क्या बोल रहा है, कंपनीज दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कंपनीज दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, कंपनीज को क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, तो सप्लायर उसे कहते हैं। तो सप्लायर अफेक्ट करता है। आइए देखिए, यहाँ पे अफेक्ट करना नहीं बताना है, यहाँ बताना है कौन कौन सा है। तो कस्टमर, कस्टमर कौन है भाई, कस्टमर को बता देना है कि कस्टमर कौन होता है, माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है। तो देखिए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय गुड्स एंड सर्विस, वो व्यक्ति या वो संस्था जो गुड्स और सर्विस को खरीदता है उसे कस्टमर कहते हैं, सिंपल। इंटरमीडियरीज यानी कि मध्यस्थ, entities that help the company promote, sell and distribute its product to the final buyer। entity का मतलब होता है बिजनेस, वो बिजनेस या वो कंपनी जो सेल को प्रमोट करता है और कस्टमर को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनल बायर तक, फाइनल बायर तक। देखिए, एक कस्टमर जो है मैन्युफैक्चरर के पास आके सामान नहीं लेता, वो कई हैंड से हो करके, कई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हो करके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेफर्स टू द जर्नी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। ठीक है, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जो प्रोडक्ट अपनी यात्रा तय करता है ना, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो उसके बीच में कई इंटरमीडिएट जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये सब इंटरमीडिएरी है। ठीक है, तो इनके बारे में बोला गया है। आइए इसके अलावा मार्केटिंग एनवायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जो एकदम करीब, क्लोज, यानी कि माइक्रो एनवायरमेंट के पार्ट है। अदर कंपनीज दैट ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट दैट सर्विस इन द सेम मार्केट। कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, वो कंपनियां जो हमारे प्रोडक्ट के जैसे ही प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करती हैं, मार्केट में बेचती हैं, उन्हें कॉम्पिटिटर कहते हैं। पब्लिक्स, पब्लिक्स कौन होते हैं, पब्लिक का मतलब क्या, लोगों का ग्रुप, ग्रुप दैट हैव इंटरेस्ट और एनी इंपैक्ट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो लोग जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स को, उसके टारगेट को अचीव करने में जो क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। पब्लिक, पब्लिक जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट को बहुत ही क्लोजली क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो पब्लिक भी माइक्रो एनवायरमेंट का ही पार्ट है। तो अब इसमें से 5 है तो 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो का मतलब व्यापक, ब्रॉड टर्म। The macro environment consists of the larger societal force that affect the micro environment। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोल रहा है द मैक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट अ लार्जर सोसाइटी, बोले ना बड़े पैमाने पर जो शक्तियां काम करती है, सोसाइटल फोर्स, समाज की वो शक्ति है जो बड़े पैमाने पर अफेक्ट करती है। दैट अफेक्ट द माइक्रो, जो माइक्रो को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा ऐसा, तो देखिए ऐसा फैक्टर है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक में देखिए क्या क्या आ जाएगा, वो फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, साइज, एज, जेंडर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फैक्टर मार्केटिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आबादी, जिस देश में जितना आबादी होगा उतना वहां पे डिमांड होगा। तो देखिए हम लोग का देश जो है बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, इस वजह से यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, साइज, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का, मतलब जैसे किसी को एक्सेल, किसी को डबल एक्सेल, तरह तरह की साइज से मार्केटिंग क्या होता है, ये जो एनवायरमेंट है अफेक्ट होता है। जेंडर, अलग अलग जो है लोग हैं, पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों का जैसा कमाई उस तरह से एनवायरमेंट होता है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, कंडीशन सच एज इन्फ्लेशन, interest rate and economic growth affect the consumer purchasing power and spending pattern। यानी कि इस देश में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप जानते हैं क्या होता है, इकोनॉमिक्स आप अगर पढ़े होंगे तो व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मांग पूर्ति से ज्यादा हो जाता है तो इसे मांग प्रभावित महंगाई कहते हैं, महंगाई। इस महंगाई के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण लोगों का महंगाई के कारण परचेजिंग पावर कम हो जाता है, तो लोग खरीद नहीं पाते उतना सामान। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, कंज्यूमर परचेजिंग पावर को क्या करता है,
मतलब अफेक्ट करता है, अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न, लोग खर्च भी कम कर देते हैं, अपना हाथ में उनका आर्थिक तंगी आ जाता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इसके अलावा ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, फैक्टर रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज दैट अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज। नेचर से रिलेटेड जो फैक्टर है वो मार्केटिंग, जैसे जैसे ठंडा का बाद गर्मी का आ जाना, गर्मी के बाद बरसात का आ जाना, मार्केटिंग एक्टिविटीज को क्या करता है, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्योंकि नेचर हम थोड़ी ना ऐसा कोई स्विच है, ऐसा कोई मशीन है, हम ऐसे घुमा दे रहे हैं तो ठंडा आ जा रहा है, गर्मी आ जा रहा है, तो नेचुरल है, ठीक है। तो नेचुरल अगर कोई फैक्टर अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट मानते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी। आजकल टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रहा है, हर चीज का टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, तो वो सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, मार्केट होता है और लोगों को अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज होता है लोगों के पास बहुत सारा, सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट देखिए क्या बोल रहा है संस्कृति में, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट अफेक्ट सोसाइटी बेसिक वैल्यू। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ के बेसिक वैल्यूज है, परसेप्शन, वहाँ के लोगों की धारणाएं अलग है, वहाँ के लोगों के प्रेफरेंस यानी कि आदत पसंद अलग है और उनका बिहेवियर अलग है। तो कल्चर एनवायरनमेंट भी जो होता है ना, जैसे मान के चलिए कि इसी देश में जैसे कुछ एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा हिंदू बाहुल लोग हो जाते हैं, कहीं पे मुस्लिम बाहुल लोग हो जाते हैं, कहीं पे सिख ईसाई लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो हम लोग को अगर वहाँ बिजनेस करना पड़ता है ना, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं पूरा जैसे बंगाल में बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें उनके कल्चर के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे अगर खाने-पीने की बात करें तो मछली, मीठा दही, जिसको मिष्टी दोई बोलते हैं और रसगुल्ला, ये सब चलेगा। अब यहाँ पर आकर के आप लगेंगे पाव भाजी, चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन फिर भी कम। तो वहाँ के कल्चरल एनवायरनमेंट को देखा जाता है। जैसे आप 2 मिनट के लिए अगर मान लीजिए कलकत्ता में एक फेमस जगह है दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर के आस-पास मान लीजिए अगर आपका घर है, तो आप वहाँ पे अगर मार्केटिंग एनवायरनमेंट देखेंगे तो आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये पाएँगे कि वहाँ पे आप फूल, माला ये बेच सकते हैं। इसके अलावा वो जो पेड़ा बनता है उसको आप बेच सकते हैं। वहाँ का मार्केटिंग एनवायरनमेंट उस तरह का है। इसी तरह से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? कल्चर के हिसाब से। आइए आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इस लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए इसके बाद बताते हैं कि क्या होगा इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज मार्केटिंग सेगमेंटेशन, डिस्कस इट्स बेस। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है और उसका बेस क्या है, आधार क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में लग रहा है, ठीक है? देखिएगा, मार्केटिंग सेगमेंट, देखिए सेगमेंट किसे कहते हैं सबसे पहले समझ लीजिए। सेगमेंट देखिए इसको बोलते हैं, तो मान लीजिए इस तरह का कोई आपके पास अलमीरा टाइप का घर में रखा हुआ है और इस तरह से इसमें जो है डिवाइड किया गया है, इसमें इसमें आप बुक रखे हैं, इसमें आप इस तरह से बुक सजा के रखे हैं, इसमें आप तो देखिए ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा। इसी तरह से ना मार्केट को भी कई सेगमेंट में बाँटा गया है। देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल मार्केट इंटू द स्मॉल सब ग्रुप। पूरा मार्केट को छोटे-छोटे ग्रुप में तोड़ा गया। तो देखिए जैसे पूरा एक बड़ा-सा अलमीरा है, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा गया है। तोड़ा मतलब क्या? 3 टुकड़ों में बाँटा गया है। तो पूरा मार्केट को जब छोटे-छोटे ग्रुप में बाँटा जाता है, जैसे आप देखेंगे आप कभी शॉपिंग मॉल में जाएँगे, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, तो दिखेगा किड्स वियर, जेंट्स वियर, लेडीज़ वियर, इसके अलावा एक्सेसरीज़, बहुत सारा देखो ना कैसे-कैसे सेगमेंट होता है। उसमें भी आप देखेंगे कहीं शर्ट्स अलग रखा हुआ है, मान लीजिए स्वेट शर्ट अलग रखा हुआ है, जीन्स अलग रखा हुआ है, ट्राउज़र अलग रखा हुआ है। तो देखते हैं ना वो सेगमेंट है, सेगमेंट, तो वही बोल रहा है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल मार्केट इंटू द स्मॉल सब ग्रुप बेस्ड ऑन किसके आधार पर? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऐज, लोग अलग-अलग लोग ऐज के लोगों को अलग-अलग पसंद है। जेंडर, महिला, पुरुष, बच्चे उनके आधार पर। टेस्ट, उनकी आदत पसंद, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आदत पसंद। कस्टमर हैविंग सिमिलर नीड्स एंड बिहेवियर आर टू बी पुट टुगेदर। जिनका नीड्स सिमिलर मतलब एक होता है कि एक युवा वर्ग का लगभग सिमिलर नीड है, तो उनको एक जगह। महिलाओं का अलग नीड्स है, तो महिलाओं को अलग दूसरे फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे। पुरुषों का अलग नीड्स है, तो उनको अलग फ्लोर पे रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? ये तो मॉल का बात करें, इसी तरह से मार्केटिंग को भी सेगमेंट में बाँटा गया है। बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, कौन-कौन सा ऐसा बेस है जिसके आधार पे मार्केट को बाँटा गया है?
आइए देखते हैं। मेजर बेस फॉर सेगमेंटिंग बोल रहा है, मेजर बेस फॉर सेगमेंटिंग द कंज्यूमर मार्केट इंक्लूड ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक आधार पे बांटा गया है, डेमोग्राफिक आधार पे बांटा गया है, साइकोग्राफिक आधार पे बांटा गया है एंड बिहेवियर वेरिएबल के आधार पे बांटा गया है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें। आइए सबसे पहला देखते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी कि भौगोलिक आधार पे। ये देखिए भौगोलिक आधार पे क्या बोल रहा है। Geographic segmentation call for dividing the whole consumer market into the different geographical unit। पूरे कंज्यूमर मार्केट को अलग-अलग ज्योग्राफिकल यूनिट के आधार पे बांटा गया है, जैसे सच एज नेशन एक देश के आधार पे, रीजन क्षेत्र के आधार पे, स्टेट्स के आधार पे, सिटीज के आधार पे, ये सब ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके आधार पे मार्केट को बांटा गया है। बहुत तरह-तरह का आप ऐसा चीज देखेंगे जो कहीं मिलता है तो कहीं नहीं मिलता है या बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे बंगाल में घड़ी डिटर्जेंट बहुत कम देखने को मिलता है, जो डिटर्जेंट पाउडर है। इसके अलावा यहाँ पे सफेदी, एरियल, टाइड ये सब देखने को मिलता है। तो इससे एक प्रोडक्ट का मैंने एग्जाम्पल, ऐसे-ऐसे बहुत प्रोडक्ट है, जो मान लीजिए बंगाल में नहीं देखने मिलता है, तो मान लीजिए महाराष्ट्र में देखने मिलता है, लखनऊ में देखने मिलता है, इस तरह से, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो आपको बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेंगे तो अगले डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखने मिलेंगे। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन के आधार पे क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे देखिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब हुआ डेमोग्राफी के आधार पर, डेमोग्राफी मतलब एज, जेंडर, इन सब के आधार पर। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व segmenting the market according to various basic very important फैक्टर लाइक एज, जेंडर, इनकम एटसेट्रा। एज, जेंडर और इनकम के आधार पे अगर बांटा जा रहा है इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक। एक मिनट, इसे डेमोग्राफिक बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए डेमोग्राफिक आधार पे अगर बांटा जाए तो ये हो गया। ये साइकोग्राफिक, साइकोग्राफिक का मतलब जानते हैं, लोगों की जो मानसिकता है उसके आधार पे। देखिए दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इंक्लूड dividing the whole consumer market into various segments based on personality and lifestyle। कई लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है, कई लोगों का मतलब पर्सनालिटी अलग होता है। उस आधार पे जब मार्केट को बांटा जाता है तो उसे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप थोड़ा सा पार्क स्ट्रीट एरिया में चले जाएं कोलकाता के, तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल ही अलग है। तो आप, ऐसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप जाएँगे तो तरह-तरह का वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा-बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसके अलावा आपको वहाँ पे क्लब वगैरह देखने को मिलेगा। तो वहाँ का लाइफ़स्टाइल के हिसाब से वो सेगमेंटेशन मार्केटिंग, वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं, वो फॉरेन कल्चर की तरह वो लोग ढले हुए हैं। लेकिन वही अगर आप थोड़ा-सा बैक साइड में आ जाएँ, तो उनको इंडियन कल्चर पसंद है। हालाँकि फॉरेन कल्चर तो पूरा एकदम हावी है हमारे देश पे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ जगहों में इंडियन कल्चर है, तो उस हिसाब से लोगों के सोच के हिसाब से अगर बाँटा जाए, पर्सनैलिटी और लाइफ़स्टाइल के हिसाब से बाँटा जाए, तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब लोगों के बिहेवियर के आधार पे। Behavioral segmentation involve segmenting the market into various segments based on how individual react in a certain situation। किसी विशेष सिचुएशन में इंडिविजुअल कैसा रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाता है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से। किसी-किसी, जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऐसा एरिया है, जैसे बंगाल में बहुत सारा ऐसा एरिया है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे थोड़ा-सा यूपी, बिहार के लोग अगर ज़्यादातर बस गए हैं, तो देखिएगा उनको छठ पूजा से ज़्यादा लगाव होता है। तो छठ पूजा के समय में देखिएगा वहाँ पे अधिकतर जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो बंद रहते हैं। आप देखिएगा बंद रहते हैं। ये 2-4 दिन बंद रख देते हैं क्योंकि ऐसे भी उनको नुकसान होगा और इससे उनका सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद उनका बिहेवियर क्या है कि एकदम नहीं खाना है। देखेंगे आप कभी भी अपने लोकल में लहसुन, प्याज बंद तरह-तरह का आपको देखने मिलता है ना। मैंने आपको एकदम देखिए मैं आपको एकदम क्लोज़ली एकदम समझा रहा हूँ जो आपकी आँखों के सामने हो रहा है। तब आप समझ पाएँगे। नहीं तो मैं दूर-दूर का भी एग्ज़ाम्पल ले सकता था, ठीक है? तो मैं आपको इसलिए एकदम आस-पास का एग्ज़ाम्पल लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इस तरह से मार्केट को बाँटा गया है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म किया। आइए जो 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ऐसे तो चारों आपको पढ़ना है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसमें एक 1 नंबर हो गया और जो दूसरा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका सेगमेंटेशन ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है? लेकिन आप ओवरऑल सब पढ़ के जाएँगे, सब का सब याद रहे सब,
ये VBI, ये 2 क्वेश्चन जरूर पढ़े, 1 नंबर और 4 नंबर मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसके अलावा ऊपर का भी सब क्वेश्चन पढ़े और 4 क्वेश्चन आएगा, 2 HRM से, 2 आप कोई भी 2 कर सकते हैं, ठीक है। आइए HRM पढ़ते हैं। देखिए HRM शुरू करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म। अब HRM का अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टाफिंग 12th क्लास में। तो स्टाफिंग एक मतलब समझ लीजिए नैरो कंसेप्ट है, छोटा सोच है, छोटा मतलब कंसेप्ट। वही चीज अगर बहुत लार्ज स्केल पे हो, स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। तो यही चीज अगर लार्ज स्केल पे हो तो उसको जानते हैं क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और इसके उद्देश्य क्या है और फंक्शन क्या है, बताइए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। बिल्कुल सही बात है। अरे अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। पीपल मैंने लोग, ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, लोगों का। कंपनी में लोगों की भर्ती कैसी होगी, कंपनी में लोगों को किस पोजीशन पे कहां पे जॉब दिया जाए, ये सब। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट लार्ज स्केल। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लार्ज स्केल जरूर बोलना है। अगर आप इसको स्मॉल स्केल पे बात करेंगे तो फिर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कहा जाएगा। तो जानते हैं क्या कहा जाएगा, स्टाफिंग कहा जाएगा। तो लार्ज स्केल पे होगा तो ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कहा जाएगा, ठीक है। ये देखिए HRM कहा जाएगा। आइए, लार्ज स्केल टू अचीव एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये किस लिए होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स एट अ लार्ज स्केल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैनेजमेंट आर बोले देयर आर सम इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा जाए, देखिए मैंने इसे पॉइंट वाइज लिख दिया है, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में, आप देखेंगे ध्यान से। टू एक्वायर स्किल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर, तो स्किल डेवलप किया जाता है, लोगों का भर्ती किया जाता है, यानी कि उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। टैलेंटेड, स्किल्ड, टू एक्वायर किसको लिया जाता है, स्किल्ड लोगों को लिया जाता है, जिनके अंदर कोई योग्यता है, कोई वो पहले से अगर ITA वगैरह इंजीनियरिंग किए हैं, चाहे किसी भी चीज का स्किल सीखे हैं, स्किल उनको एक्वायर किया जाता है। टैलेंटेड लोगों को एक्वायर किया जाता है, एक्सपीरियंस्ड लोगों को एक्वायर किया जाता है, एंड नॉलेजेबल इंप्लॉई, जो जानकार है उस काम के बारे में, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, हायर करते हैं, हायर करना, अपने कंपनी में लेना। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग स्किल, टैलेंटेड और एक्सपीरियंस होल्डर, नॉलेजेबल इंप्लॉई को हायर करते हैं। टू इंट्रोड्यूस पे पैकेज, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि उनको हम लोग क्या करते हैं, पे पैकेज बताते हैं, यानी कि सैलरी बताते हैं। अब तो साल भर में पैकेज दिया जाता है तो वो बताते हैं। कॉम्पेंसेशन, इसके साथ साथ उनको और भी क्या सुविधाएं मिलेगी, जैसे EPF फैसिलिटी मिलेगा, ESIC फैसिलिटी मिलेगा, भविष्य में उन्हें पेंशन मिलेगी, ये सब के बारे में बताया। टू इंट्रोड्यूस पे पैकेज, कॉम्पेंसेशन और पेंशन, ये सब काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। किसी किसी कंपनी में आप देखेंगे HRM डिपार्टमेंट होता है, उसको अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। इट हेल्प टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, इसी का काम है लोगों को ट्रेनिंग देना। जब लोगों को हायर ये कर रहा है तो लोगों को ट्रेनिंग देना भी HRM डिपार्टमेंट का ही काम है। तो इट हेल्प टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जरूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, लोगों को, एम्प्लॉय को, वर्कर को क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। टू रिटेन एम्प्लॉय थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिटेन का मतलब वापस रख लेना, एम्प्लॉय को वापस रख लिया जाता है थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब देखेंगे कि जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, कोई वर्कर काम करता है, तो उसके परफॉर्मेंस को ना मेजर किया जाता है, मापा जाता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है। और अगर वो अच्छा काम कर रहा है, उसको नॉलेज है, तो उसको क्या किया जाता है, वापस से कंपनी में रख लिया जाता है। ऐसे आप देखे होंगे कई स्कूल में, देखेंगे ना कि कोई टीचर एज हो गया, वो रिटायर हो गए, फिर भी आपके स्कूल में क्यों है, क्योंकि आपके स्कूल के बारे में उन्हें अच्छा से सब चीज पता है, वो काम को हैंडल अच्छा से कर सकते हैं, तो उन्हें जो है ना पार्ट टाइम के तौर पर रख लिया जाता है। तो टू रिटेन एम्प्लॉय थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल, टू इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस थ्रू मोटिवेशनल टेक्निक, ये इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मोटिवेशनल टेक्निक के द्वारा। मोटिवेशनल टेक्निक में दो चीज हो जाएगा, इंसेंटिव बेनिफिट, नॉन इंसेंटिव।
प्रमोशन कर दिया जाता है अच्छा लोगों का, ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। अब लोग ट्रांसफर तो सही नहीं, ट्रांसफर भी सही है। तो मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कोलकाता का रहने वाला है, बैंगलोर में काम करता है, तो कोई भी चाहता है अपने होम सिटी में आ जाए। तो अगर मान लीजिए मेरा कंपनी कोलकाता में भी है, तो उससे बैंगलोर से हम कोलकाता ट्रांसफर कर दिए, जिससे वो अपने घर परिवार में रह करके भी काम कर सके। तो टू इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस थ्रू मोटिवेशनल टेक्निक, ये काम है एचआरएम का। टू प्रिपेयर फ्यूचर लीडरशिप थ्रू द सक्सेशन ऑफ प्लानिंग, ये जो प्लानिंग अगर इसका सक्सेस होगा ना, तो भविष्य में जो भी एम्प्लॉय हायर किए गए हैं, वो एक दिन लीडर बन के उभरेंगे, क्योंकि उनको सही ट्रेनिंग मिला है, सही से काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है। आगे देखिए, टू मैनेज ग्रीवेंस, यानी कि ये क्या करता है एचआरएम, एम्प्लॉय और वर्कर का क्या करता है, शिकायतों को मैनेज करता है। क्योंकि कोई कुछ एम्प्लॉय जब काम करते हैं तो उनकी कुछ शिकायतें होती है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कच्चे माल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का टेक्निकल इशू हो, तो उसको उन शिकायतों को वो सुनने का काम करता है एचआरएम डिपार्टमेंट। या फिर मान के चलिए ये भी काम सुनने का काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया में कोई घोटाला हुआ हो, तो ये सब एचआरएम डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है। टू एलिमिनेट हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस, जिस जगह पे काम हो रहा है वहां वर्कर को कोई हैरेसमेंट ना हो, कोई परेशानी ना हो, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये जिम्मेदारी है किसका, एचआरएम डिपार्टमेंट का। टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपनी मार्केट में टिकी रहे, उसका अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए एक अच्छे अच्छे जो वर्कर जो टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, उनको हायर करने का काम करता है, ताकि अचीव किया जा सके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरी कंपनी को कॉम्पीट किया जा सके। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, बोले तो वॉच करने का काम है कि कौन एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहा है, उसको वॉच करना, उसको मतलब परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, और उसके बाद उसके थ्रू उसे प्रमोशन देना या ट्रांसफर देना, जो भी। हेल्प टू अपॉइंट राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सबसे मेन तो ये है, सबसे मेन। हेल्प टू अपॉइंट राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सही व्यक्ति को सही जगह पर काम देता है। तो मान लीजिए कोई कंप्यूटर का स्किल सीख के आया है, तो उसे हम बोरा ढोने के लिए भेज दे, नहीं। तो सही आदमी को सही जगह पे जॉब देने का काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए, बोला गया फंक्शन बताइए, इसी क्वेश्चन में अटैच है, काफी क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जा रहा है, खैर ठीक है, 10 नंबर का है तो होगा ही। फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जो मैनेजर करता है। दूसरा, ऑपरेटिव फंक्शन, जो ऑपरेशन जो डेली किए जाते हैं। एक तो मैनेजर बैठ के करता है, और दूसरा जो कंपनी के अंदर ऑपरेशन यानी कि ऑपरेटिव किए जाते हैं, जैसे सुपरवाइजर वगैरह इन लोगों को दिखता है। देखिए, मैनेजरियल फंक्शन में मैनेजर क्या क्या करता है, मैनेजर प्लानिंग करता है, बिल्कुल सही है, प्लानिंग करना। प्लानिंग किसका काम है, मैनेजर का। तो आप यहाँ पे प्लानिंग का डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग जो है पूर्व निर्धारित होता है, प्री डिटरमाइंड। इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पहले ही डिटरमाइन कर देता है। इट्स प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन का क्या होने वाला है, क्या करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए प्रेडिक्शन लगाता है, यानी कि पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाता है, जिसको फोरकास्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या है मैनेजरियल फंक्शन में, आप तो जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही सब तो है मैनेजरियल का फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द अरेंजिंग एवरीथिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ना, कि हर चीज का अरेंजमेंट किया जाता है, लाइक फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सही से ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए, देखिए आप जैसे किसी मेडिसिन दुकान में जाइए, आप बोलिए कोई मेडिसिन, देखिए उतना सारा मेडिसिन के बीच में उसी जगह पे हाथ लगाएगा जहां पे वो मेडिसिन होगा, इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज मैनर में वो सब चीज रखा हुआ है, जिस सामान को जहां से उठाना है वहीं रखना है, ये हुआ ऑर्गेनाइज मैनर। तो वही बोल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द अरेंजिंग एवरीथिंग, हर चीज, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कोई सामान हो, और चाहे वो ह्यूमन, कि जिस आदमी को जो काम दिया जाए वही काम करे, उसके अलावा दूसरा काम वो ना करे, ताकि काम अच्छा से हो। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग टू द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सिंपल। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग टू द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो काम करे, ये मैनेजरियल फंक्शन है। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना,
कंट्रोलिंग रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंपेयरिंग स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोलिंग रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और एक्चुअल से उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशन एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसके बाद उसके ऊपर अगर कुछ गलतियां पाई गई है, डेविएशन का मतलब है गलतियां, तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, उसको सुधारा जाता है ताकि भारी नुकसान होने से बचा जा सके। तो ये हुआ मैनेजरियल फंक्शन। आइए एचआरएम का ऑपरेटिव फंक्शन भी है, देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शन में क्या है। प्रोक्योरमेंट क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व द राइट पर्सन इज टेकिंग प्लेस एट द राइट पोस्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। सही आदमी को सही जगह पर उसके स्किल, उसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे काम देना, ये मैनेजमेंट का ऑपरेटिव फंक्शन है। बिल्कुल बात है, क्योंकि एचआरएम जो है यही तो करता है, सही आदमी का चुनाव करता है कंपनी में। हाँ, आपका क्वालिफिकेशन ये, आप उस पोस्ट पे जा सकते हैं। देखते हैं आप जॉब वैकेंसी निकलता है तो वहां पे क्वालिफिकेशन बोला रहता है, इतना पास चाहिए, ये चीज चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, वही चीज है, ठीक है। डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट फंक्शन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑपरेटिव फंक्शन में इंप्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर डेवलपमेंट करने का काम है। दिस फंक्शन इंप्रूव द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड वैल्यू ऑफ इंप्लॉय। यानी कि एचआरएम का काम है इंप्लॉय को ट्रेनिंग देना, उसके नॉलेज को बढ़ाना, उसके स्किल को बढ़ाना, उसके एटीट्यूड को बढ़ाना काम करने के लिए, ये सब को बोलते हैं डेवलपमेंट। और मेंटेनेंस है, कुछ मेंटेनेंस है, देखिए क्या बोल रहा है, इट इज कंसर्न विद द प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग इंप्लॉय। इसमें इंप्लॉय को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है वाइल एट वर्क, जब वो काम करेगा ना तो उसे सुरक्षा दिया जाता है। ये सुरक्षा देने ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह का जान का भी नुकसान ना हो, चाहे किसी भी चीज का नुकसान ना हो। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन देना एचआरएम का काम है। कॉम्पेंसेशन फंक्शन इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेज एंड सैलरी, किस वर्कर का कितना सैलरी होगा, कितना वेजेज होगा, मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉई टू ऑर्गेनाइजेशन, और उसके काम के हिसाब से सैलरी। जैसे आप देखेंगे अगर हम सेना का बात करें तो जो सेना के जवान जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनका सैलरी ज्यादा होता है, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर रहते हैं उनका सैलरी कम होता है। तो इसी तरह से कंपनी में भी जो बहुत ज्यादा रिक्सी काम कर रहे हैं उनका सैलरी ज्यादा दो, जो बहुत इजी काम कर रहे हैं उनका सैलरी कम दो। तो इस तरह से, इसके अलावा मेंटल जो प्रेशर वाला काम है उसका भी सैलरी ज्यादा होता है। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव और नीड्स क्या है। देखिए किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में अगर हमको ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, लोगों की भर्ती करनी है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितना पोस्ट खाली है कंपनी में, किस पोस्ट में किस क्वालिफिकेशन के लिए लोग लगेंगे। उस क्वालिफिकेशन, देखते हैं आप किसी भी चीज का भर्ती निकलता है तो पूरा एकदम पोस्ट का सारा डिटेल आता है कि इस पोस्ट पे ये क्वालिटी चाहिए लोगों में और ये इस तरह का लोग लगेंगे। तो उसी हिसाब से जिनके अंदर जो क्वालिटी होता है वो उसी पोस्ट के लिए भरते हैं। तो वही बोला, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, it refers to the process which forecast to the workforce required of future to achieve the objective of organization। बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या बोला जा रहा है, इट रेफर्स टू द, यहाँ पे थोड़ा सा ये दो बार हो गया, ठीक है, ये वाला दो बार यहाँ पे लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच फॉरकास्ट, वो प्रोसेस जो ये फॉरकास्ट पहले से अनुमान लगाता है, वर्क फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कि भविष्य में कितने लोग लगेंगे उनका भर्ती किया जाए, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, प्लानिंग करता है। देखिए हर साल कंपनी से कुछ लोग रिटायर होते हैं तो उनका रिटायरमेंट से पहले ही लोगों का भर्ती हो जाता है। इस तरह से प्लानिंग किया जाता है कि जैसे मान लीजिए दिसंबर में रिटायर होंगे तो सितंबर अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको इस तरह से ले जाया जाएगा ताकि दिसंबर तक जैसे वो लोग निकलेंगे तुरंत वो लोग वहां पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग के तहत होता है। It ensure right number and kind of people at the right place, right time for doing a right job। ये इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है सही लोगों का नंबर, कितना पोस्ट खाली है, पीपल एट द राइट प्लेस, सही जगह पे जाए वो काम करने, सही समय पर पहुंचे वो काम करने, कहने का मतलब जैसे लोग रिटायर हो तो उनको काम मिल जाए, फॉर द डूइंग द राइट जॉब, और सही काम उनको मिले। ये सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में तय होता है, ठीक है। आइए इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए। ऑब्जेक्टिव और नीड्स एक ही है यहाँ पे, ठीक है, एक ही होता है नीड्स और ऑब्जेक्टिव। देखिए तो बोल रहा है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम है प्लानिंग में कि ट्रेनिंग देना। थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग
with trained the worker and employee of company through human resource planning with trained the worker and employee of the company so that they can do work well. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा लोगों को ट्रेन किया जाता है और वर्कर को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने काम को वर्क वेल यानी कि अच्छी तरह से कर सके। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को फैलाना हो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू होगा। वेन एवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस, जब भी बिजनेस सोचता है कि अपने शाखाओं को बढ़ाए, अपने ब्रांचेस को बढ़ाए किसी दूसरे इलाके में, इट इज नीड ह्यूमन रिसोर्स विच पॉसिबल ओनली द इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अगर मान लीजिए कंपनी का ब्रांच खरदा में है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो ब्रांच है मान के चलिए दुर्गापुर में हो जाए, तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा कि वहां पे कितने लोगों का जरूरत पड़ेगा, उस हिसाब से मैं किस तरह से भर्ती निकालूं, ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा। प्रोवाइड सपोर्ट टू वर्क, काम को ये सपोर्ट करता है। देखिए कैसे, एन एम्प्लॉय कैन परफॉर्म हिज वर्क प्रॉपर्ली, एक एम्प्लॉय अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता है। व्हेन प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स एंड टेक्निक, जब उसको जरूरी टूल्स और टेक्निक दिया जाए। दिस कैन बी प्रोवाइडेड टू इंप्रूव बाय इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और ये सब एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा तभी ये संभव है, तभी ये पॉसिबल है। आइए आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान, बिल्कुल सही बात है। जब हर चीज का सही व्यवस्था देगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। थ्रू एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन बाय ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सही से ट्रेनिंग देने से वो वेस्टेज कम करता है और तेजी से प्रोडक्शन करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। और आप सोचिए ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपनी का गोल अचीव होगा और देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसका और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, फिल द वैकेंट प्लेस व्हेन वैकेंट पोस्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ट्रांसफर, यदि कोई ट्रांसफर और रिटायरमेंट की वजह से कोई वैकेंट प्लेस क्रिएट हो जाता है ऑफ द एम्प्लॉई, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प टू फिल इट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, इसे भरने में मदद करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का लेवल क्या है, जो प्लानिंग किया जाता है किस लेवल पे किया जाता है। तो देखिए, human resource planning is carried out at different level of management to ensure the availability of the right number and type of employee at the right time. Human resource planning carried out at different level of management, अलग तरह का मैनेजमेंट लेवल है। ये क्या बताता है, तो ability of the right number and right type of employee at the right time, सही समय पर किसी कंपनी को सही इंप्लॉई का कितना जरूरत है। The main level of the human resource planning are as follow, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो मेन लेवल क्या है, तो देखिए पहला लेवल है स्ट्रेटेजिक लेवल। आइए देखते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल में क्या है। देखिए एट दिस लेवल यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल में, एट दिस लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एट दिस लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या होता है, इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करते हैं। इज अलाइंड विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जुड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से और स्ट्रेटेजी से जुड़ा होता है, इसलिए ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में स्ट्रेटेजी बनाया जाता है किस लिए, कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक लेवल एक हो गया जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है। डिसीजन रिलेटेड टू मैन पावर, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक लेवल में क्या आता है, डिसीजन रिलेटेड टू मैन पावर एक्सपेंशन, कितना लोगों का विस्तार करना है, रिडक्शन कितने लोगों को काम से निकालना है, सक्सेशन प्लानिंग, प्लानिंग किस तरह से सक्सेस हो, एंड फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट आर टेकन एट दिस लेवल, भविष्य में किस तरह का स्किल वाले लोग हमको चाहिए, ये सब स्ट्रेटेजिक लेवल में तय होता है, ताकि भविष्य में अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो वैसे लोग भी तो चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी को समझ पाए, तो स्ट्रेटेजिक लेवल। अगला है टैक्टिकल लेवल, टैक्टिक्स होता है जो तौर तरीका होता है। देखिए दिस लेवल इज हैंडल बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये जो है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको हैंडल कर, टैक्टिक्स लेवल में क्या,
तरीकाएं सिखाई जाती है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट किया जाता है, उनको स्किल सिखाया जाता है। तो ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट आकर के ट्रेनिंग नहीं देता है। मिडिल लेवल, इट इन्वॉल्व मीडियम टर्म प्लानिंग, ये मीडियम टर्म प्लानिंग टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका काम होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी बनाया है उसको जमीन पर उतारा जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, मीडियम टर्म प्लानिंग। तो ये क्या कहते हैं टेक्टिक लेवल में, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में प्लान आर प्रिपेयर फॉर रिक्रूटमेंट, किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा उसका प्लान, ट्रेनिंग, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये डेवलपमेंट कैसे होगा उनका ओवरऑल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, किस तरह का परफॉर्मेंस करने पे प्रमोशन मिलेगा, किस तरह के लोगों को ट्रांसफर मिलेगा, सब टैक्टिक्स लेवल का, टैक्टिकल लेवल का एग्जांपल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल माने जो डेली जो काम होता है उसके बारे में बोला गया, तो ये लो लेवल हो जाएगा, सुपरवाइजर ये सबको वॉच करता है। ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग इज डन बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट, इट फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कुछ लोगों का जरूरत है उसको देखा जाता है, उस पर फोकस करता है। दिस लेवल इंश्योर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, शेड्यूलिंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन डे टू डे बेसिस, प्रत्येक दिन ह्यूमन रिसोर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है इस चीज को वो लोग बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है। जैसे मान के चलिए कि आप जब स्कूल में जाते होंगे तो देखते होंगे हेडमास्टर का काम क्या है, वो जो एक बन जाता होगा कि इस घंटी में इस पीरियड में ये मास्टर उसमें जाएंगे, इस पीरियड में ये टीचर उसमें जाएंगे। तो ये डेली बेसिस पे, डेली डे टू डे क्या किया जाता है, ऑपरेशनल लेवल पे ये क्या किया जा रहा है, काम को किया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया जा रहा है, तो इसको ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आइए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल एम्प्लॉय। इसके अंदर में क्या होता है, सिस्टमेटिक इवेल्युएशन होता है, सिस्टमेटिक वे में जांच किया जाता है कि एम्प्लॉय किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है काम करते समय, so that they can understand all the ability of the person and their development and growth, जिससे ये पहचान में आए कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है उसके अंदर। आप देखेंगे कभी कभी बहुत सारा कंपनी में होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बैंक में भी होता है इस तरह से, वही परफॉर्मेंस अप्रेजल को मापा जाता है साल भर में या महीना भर में। आप देखेंगे संसद में भी बेस्ट एमपी का अवार्ड मिलता है, इस सब परफॉर्मेंस को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। आगे बोल रहा है देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, बहुत सारा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, आइए मैं दिखाता हूं इसको। रैंकिंग मेथड, एक होता है रैंकिंग मेथड, इट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत ही सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है परफॉर्मेंस का, बहुत पहले से चला आ रहा है। अप्रेजल इन विच एम्प्लॉय आर रैंक फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट फ्रॉम टू बी टू द बेस्ट टू वर्स्ट, कहने का मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंकिंग दिया जाता है, बेस्ट टू वर्स्ट जो सबसे अच्छा है वो 1 नंबर रैंक, फिर उसके बाद 2 नंबर रैंक। आप देखेंगे अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आईसीसी मेंस क्रिकेट में रैंकिंग 1 में बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, इस तरह से ऑलराउंडर कौन है, महिला क्रिकेट में भी इस तरह से होता है। इसके अलावा आप वो छोड़िए ना, आपके स्कूल का जब 12th क्लास में रिजल्ट निकला होगा तो फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, ये क्या है, ये रैंकिंग ही तो है, बताया जाता है कि सबसे बेस्ट कौन, फर्स्ट रैंक, दूसरा उसके बाद कौन, सेकंड रैंक, फिर उसके बाद तो देखिए हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आपके परफॉर्मेंस को ही तो अप्रेज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपने पूरे स्कूल में सबसे अच्छा नंबर लाया तो आपका जो है रैंकिंग 1, आपने पूरे स्कूल में एकदम लाया है बेकार नंबर तो आपका रैंकिंग 375। ठीक है, तो अप्रेजल इन विच एम्प्लॉय आर रैंक टू द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट, हाईएस्ट उसका रहेगा जो बेस्ट रहेगा और लोवेस्ट उसका रहेगा जो वर्स्ट यानी कि खराब रहेगा। आइए एक होता है पेयर्ड कंपैरिजन, जो है ना पेयर यानी कि उनका जो जोड़ा बना बना के कंपेयर किया जाता है। जैसे आपने कभी क्रिकेट देखा होगा, जैसे कभी देखे होंगे कि कोई 2 बैट्समैन खेल रहा है, अक्सर वो दोनों में देखिएगा अक्सर वो रन आउट हो जाते हैं दोनों, मतलब आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सही नहीं है। लेकिन वही कहीं कहीं देखे होंगे कोई 2 जोड़ी बहुत अच्छा खेलता है, जैसे सचिन और सहवाग की जोड़ी एक समय में थी, बहुत अच्छा खेलते थे, वो लोग आ जाते थे जल्दी आउट ही नहीं होते थे, ऐसा कभी भी होता है पेयर, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था। तो उसी तरह से देखिए कंपेयरिंग एम्प्लॉय इन द पेयर टू जज हु इज प्रेफरेबल फॉर द जॉब, एम्प्लॉय को कंपेयर करना पेयर यानी कि जोड़ी के रूप में,
कौन इस काम को करने के लिए सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। जैसे देखिए ए और बी का जोड़ी हो जाए, चाहे ए का साथ सी का जोड़ी हो गया, चाहे ए का साथ डी का जोड़ी हो गया, होता है ना कि ये दो लोगों को मिला करके अगर कोई काम दे दो तो अच्छा करेंगे। लेकिन इसका ए का साथ अगर मान लीजिए सी को दे दे तो सही काम नहीं होगा, लेकिन ए का साथ अगर बी को दे दे तो सही काम होगा। इस तरह से ये जो है जोड़ी, इससे भी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा सकता है। आगे देखिए, अरे बोलते नहीं है जोड़ी, कभी-कभी बोलते ना, अरे ये तो जोड़ी बहुत जम रहा है। खैर ये तो शादी विवाह का जोड़ी नहीं, तो कहने का मतलब अगर दो क्रिकेटर अच्छा खेल रहे हैं, दोनों में बहुत हमेशा से अच्छा खेल रहे हैं, तो दोनों का जोड़ी, बोलते ना इस जोड़ी का तो कोई जवाब नहीं है, इसको तो आउट करना ही मुश्किल है इस जोड़ी को, वही चीज। ग्रेडिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड में बहुत सारे ग्रेड। इन दिस मेथड, इन दिस, ये आई थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इन दिस मेथड एम्प्लॉय गेट द ग्रेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय तभी अच्छा कहलाते हैं वो अपने परफॉर्मेंस के, ये देखिए ये जो ग्रेड है ना, यहाँ तो मिस्टेक है, रुक जाइए मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेड है ना, ये ग्रेड नहीं होगा, ग्रेड होगा, ग्रेड, ग्रेड, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे, इन दिस मेथड एम्प्लॉय गेट ग्रेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ग्रेड पाते हैं। तो देखिए ओ का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग। आप अगर क्लास 12 में एग्जाम दिए होंगे तो आप देखोगे अगर किसी सब्जेक्ट में आप 90 नंबर लाइए तो आपको देखिएगा साइड में एक ग्रेड मिलेगा ओ, ठीक है। इसके अलावा आप मान के चलिए 80 नंबर लाइए तो मिलेगा ए प्लस, उसका 70 लाइए तो मिलेगा ए, 60 लाइए तो मिलेगा बी प्लस। सब क्या है, ग्रेड है, बता रहा है कि आप उस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है। डबल ए यानी कि एक्सीलेंट, 10 क्लास में होता है डबल ए प्लस यानी कि गुड, देखते हैं ना, वही परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये टेक्निक है, मेथड है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कुछ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखिए क्या है। In this method performance are measured on the basis of percentage। इसमें परसेंटेज के आधार पे क्या किया जाता है, मापा जाता है। देखिए जैसे कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये मैप को देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम खींचा गया, इसके ऊपर रखा गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय को, और यहाँ रखा गया है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यानी कि उनके परफॉर्मेंस को। देखिए 10% लोग ऐसे हैं, ये जो है ये 10% लोग ऐसे हैं जो पुअर यानी कि सही तरह से काम नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान के चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर अगर आपको बताएं तो ये जो 20% लोग हैं ऐसे हैं, 20% लोग जो बिलो यानी कि पुअर से थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो देखिए परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है ना। इसके अलावा अगर आप मान के चलिए तो ये देखिए यहाँ पर अगर मान के चले तो ये 40% एवरेज लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो एवरेज मतलब इन सबसे सही है, तो ये भी परफॉर्मेंस अप्रेज किया जा रहा है। इसके अलावा 20% लोग ऐसे हैं जो गुड मतलब काफी अच्छा काम करते हैं, या फिर अच्छा रिजल्ट, अगर स्टूडेंट है तो मान लीजिए अच्छा रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा मान के चलिए एक ही कलर से कर दे रहे हैं, ये एक्सीलेंट, 10% ऐसे जो एक्सीलेंट मतलब जिनका कोई जवाब ही नहीं है काम का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, तो ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अगर एग्जाम में आए तो आप इसे जरूर बनाएं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप इसे देखिए इस तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से ये एक्सेस ले लीजिए, उसके बाद इस तरह से ऐसे उठा करके ऐसे कर दीजिए, यहाँ से 10, 20, ये अपने से आप बांट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 10, 20 ऐसे बांटिए, लेकिन देखिए तो इजी है, 10, 20, 10, 20 और बीच में 40। लेकिन ध्यान रखना है पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। आइए अगला, अगला जो है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन चॉइस मेथड। इसमें क्या होता है देखिए, रेटर्स इज फोर्स टू आंसर टू द रेडीमेड स्टेटमेंट एज गिवन इन द ब्लॉक्स, एग्जांपल एमसीक्यू ऑप्शन टाइप्स। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसका देखिएगा स्टार रेटिंग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है कैसा स्टार लगाना है। अब देखोगे कभी आप एग्जाम वगैरह देंगे, चाहे आपके पास कोई डिलीवरी सामान घर पे आया तो उसके बाद आता है बताइए कि इजी मतलब आपको पहुंच गया कि नहीं, सामान सही है कि नहीं, तो उसमें स्टार क्वेश्चन लिखा रहता है और उसका जवाब, तो वो भी तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही मेथड है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। तो मैंने पूरा एमएमएचआरएम को अपने तरफ से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे थोड़ा बहुत भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए एचआरएम का मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, क्योंकि एमएम का मैंने बता दिया, लेकिन आपको पढ़ना सब है, ठीक है। ऐसे एचआरएम का इंपॉर्टेंट में अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और डिस्कस इस ऑब्जेक्टिव और नीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे अच्छा से कीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें ये वाला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन, हाँ ये आप कर लीजिएगा, ये आप जरूर कर लीजिएगा। तो ये भी जो है आप ये 2 क्वेश्चन अच्छा से कीजिएगा, ऊपर 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हुआ। लेकिन एक बात मैं बार-बार बता दूं, रिस्क मत लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन कॉलेज का एग्जाम, और एक बात खास आपको बेनिफिट जानते हैं क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही कर लीजिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मत कीजिए। इस तरह से तो आप एक बार पूरे वीडियो को देखेंगे ध्यान से, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम के लिए। इस तरह से आपका एमएमएचआरएम का भी एग्जाम अच्छा तरीके से चला जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे, फिर कभी एग्जाम जब होगा फाइनल एग्जाम और आपका सपोर्ट बना रहेगा, तो हम फिर फाइनल एग्जाम के लिए भी वीडियो लेके आएंगे पूरा ओवरऑल नोट्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, तब मैं आगे आपके फाइनल एग्जाम के लिए नोट्स बनाने का अभी से तैयारी कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपना रिव्यू ओपिनियन दें, लाइक करें वीडियो को, तब जाकर के मैं नोट्स बनाऊंगा एमएमएचआरएम का, इसके अलावा पीपीएम का। तो ये सब नोट्स बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। कोई भी ये ना सोचे कि इंटरनल एग्जाम है इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, इसका मार्क्स जोड़ा जाएगा, और इसका मार्क्स अच्छा आएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। जिसको ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जुड़ जाएं और वहां पर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा अब से थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। आप लोग का अगर कोई डिमांड होगा तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज करके बोल सकते हैं। ध्यान रहे, मैसेज करेंगे, प्लीज कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी कराते हैं, तो इसलिए वहां पे थोड़ा टाइमिंग वहां ज्यादा लगता है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करके आप कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।